हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हिना। सो गाइस, जैसे कि अब एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम आने वाला है 18 जून को और टुडे इज़ 22 मई एंड 1 मंथ भी नहीं बचा है। तो इस टाइम बहुत स्ट्रेस हो जाता है कि कैसे प्रिपेयर करें। तो आज की वीडियो इसी पर है। कुछ एग्ज़ाम प्रिपरेशन टिप्स मैं दूँगी अपने एक्सपीरियंस से, जो कोशिश करूँगी कि मैंने जो गलतियाँ करी, जो मुझे लगता है कि मुझे इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, तो मैं कुछ आपको टिप्स दूँगी। एंड फॉर्म तो आप लोगों ने फिल कर ही दिया होगा। अगर फिर भी आपको इशू है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। एंड तो मेन जो वीडियो है इसी पे होने वाली है, हमारी टिप्स पे। अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, तो इस बार बेसिक रजिस्ट्रेशन उन्हें नहीं करना था जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दे रखा है ना। एंड जिनका न्यू है, बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम है, उन्हें बेसिक रजिस्ट्रेशन करना था। और जो फ़ाइनल रजिस्ट्रेशन की डेट आपकी 5 मई से 27 मई तक है। और फाइनल रजिस्ट्रेशन में हमारा 2 चीज़ है, एक तो पेमेंट ऑफ फीस और सिटी चॉइस। तो जिसने नहीं किया है वो 27 मई से पहले कर लें अपना, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन का फ़ाइनल स्टेटस 2 जून को पता चलेगा। 7 जून तक जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सबमिट कर सकते हैं। एंड एडमिट कार्ड 11 जून को आ जाएगा। उसके बाद बाकी ठीक है, 18 जून को फिर हमारा पेपर है ही। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं टिप्स की तरफ। और आपको कोई भी अगर इंक्वायरी हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, सो एम्स नर्सिंग के हम पेपर के पैटर्न की बात कर लें तो 100 क्वेश्चन हैं टोटल। 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 30 क्वेश्चन बायोलॉजी एंड 10 आपके जनरल नॉलेज के। जनरल नॉलेज के आ गए तो आ गए, क्योंकि वो बहुत वास्ट है तो उसमें हम लोग क्या ही पढ़े, है ना। अगर आप रोज़ की न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं तो उसमें से आ सकता है, ठीक है। कुछ 2-4 क्वेश्चन उसमें लॉजिकल रीजनिंग के भी आ जाते हैं। तो अब बात है, अब 30 क्वेश्चन हैं, 11-12 दोनों में से ही आएगा, ठीक है। ये हो गई हमारे पैटर्न की बात। अब जो सबसे पहली बात है कि आप कैसे पढ़ना है, मैं सबसे पहले कहूँगी एक सुइटेबल टाइम। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पूरे दिन बैठ के पढ़िए, पूरे दिन आप बुक खोल के रखिए, नहीं, ऐसे कुछ पढ़ाई नहीं होती, बल्कि नींद और आती रहती है। आपको क्या करना है, सबको पता होता है कि किसका ना किस टाइम पे कंसंट्रेशन ज़्यादा बैठता है। जैसे किसी का सुबह जल्दी उठ के कोई पढ़ता है, कोई लेट नाइट तक पढ़ता है, किसी का दिन में ही पढ़ता है। वैसे देखो, सुबह जल्दी उठ के और रात में लेट तक पढ़ने के लिए क्यों कहा जाता है, वो बस इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा ना बाहर इन्वायरमेंट का जो शोर शराबा है वो हमें डिस्टर्ब नहीं करता, ठीक है। डिस्टर्बेंस इस टाइम पे कम होती है। तो जैसे मेरा क्या था कि मैं रात में लेट तक पढ़ती थी, क्योंकि मुझे सुबह मैं उठ नहीं पाती थी। बाकी 10-11 बजे सुबह के आसपास मुझे बहुत नींद आती थी, तो फिर मैं लेट नाइट तक पढ़ती थी। कुछ बच्चे होते हैं वो सुबह जल्दी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आप अपना एक सुइटेबल टाइम देख लीजिए और बीच बीच में गैप लेते रहिए, बट पूरे दिन प्लीज़ 18 घंटे बुक खोल के मत बैठिए, ऐसा कुछ नहीं होता। 2-2 घंटे बुक खोलिए, फिर वो लीजिए, ब्रेक लीजिए। ओके, ये है मेरा टाइम का एक सुइटेबल टाइम। आपको पता होगा कि आपको किस टाइम पे ना आपका ज़्यादा कंसंट्रेशन बैठता है, तो उस पर आप बिल्कुल वो रहिए कि हाँ, इस टाइम तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। एक ये बात हो गई, पूरे दिन बुक लेके नहीं बैठनी है। सेकंड देखते हैं, अब आपको जो सब्जेक्ट्स हैं, मैं ये कहूँगी कि रोज़ ना आप तीनों सब्जेक्ट पढ़िए। बायो भी पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, फिजिक्स भी पढ़नी है, बट आप चैप्टर कैसे चूज़ कीजिए। अगर आपने फिजिक्स से टफ चैप्टर उठाया है ना, तो आप केमिस्ट्री और बायो के इजी चैप्टर लीजिए। और अगर जब आप फिजिक्स का कोई इजी चैप्टर ले रहे हैं तो बायो और केमिस्ट्री का आप टफ ले सकते हैं, क्योंकि बायो केमिस्ट्री हम एक साथ हैंडल कर सकते हैं। बाकी किसी को फिजिक्स किसी की अच्छी है तो आप उसका मतलब आपको जिस तरह भी आपको सूटेबल लगे ना, जिससे भी आप कंफर्टेबल है वैसे। लेकिन ऐसे कि आप एक साथ ही टफ या बिल्कुल ही ईजी, तो बिल्कुल ईजी ले सकते हैं अगर आपको माइंड को हमें फ्रेश करना है तो। बट एकदम बिल्कुल ही टफ मत लीजिए, ऐसे अगर पोर्शन नहीं हुए ना फिर हम डिमोरलाइज हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कि आपको कैसे अपने सब्जेक्ट्स डिवाइड करने हैं। ओके, उसके बाद हम बात करें कि अब तक आपकी रिवीजन तो कंप्लीट हो गई होगी, नहीं भी हुई है तो इट्स ओके, आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अब जैसे टाइम कम बचा है तो अब आप MCQs लगा रहे होंगे, है ना, MCQs कर रहे होंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप एक सब्जेक्ट को 2-3 घंटा दे रहे हैं तो आपको
आपने डिसाइड कर लिया एक रात पहले कि हाँ मुझे कल उठ के इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस करने हैं, तो आपके जो भी नोट्स हैं आप आधा घंटा 20-25 मिनट 1 घंटा 45 मिनट जितना भी आपको टाइम चाहिए उतना बैठ के रिवाइज कर लीजिए, फिर आप क्वेश्चंस को टिक करिए। यहाँ पे मेरा जो मेन फोकस है ना ये है कि जब आप MCQ करें ना तो उसमें देखो क्या होता है, MCQs करते टाइम हम क्या करते हैं, हमें जो आता है वो टिक कर दिया, वो सही है, चलो वो ठीक है। हमें जो नहीं आता हम तुक्का मार देते हैं, मैं कर देती थी, ठीक है। अगर वो बाई चांस तुक्का गलती से सही हो गया, हम उस क्वेश्चन को जाके चेक नहीं करेंगे कि वो क्वेश्चन में क्या था ऐसा जो मुझे नहीं आया था। हुआ होगा आप लोगों के साथ ऐसा भी, ठीक है। तो क्या करना है हमें, अगर आपके साथ ऐसा होता है ओके ठीक है, अगर वो तुक्का मार के सही हो गया और कोई क्वेश्चन गलत हो गया ओके, नहीं हुआ उस टाइम पे, पेपर नहीं था हमारा मेन, पर जब आप अपना टेस्ट ख़त्म कर लेना, जब आपने प्रैक्टिस कर ली उसके बाद आपको अगर कोई कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है तो ठीक है, वो एक आंसर सही है, बट कुछ जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं ना जिसमें पीछे लॉजिक होता है, उसमें आप ना चारों उस पर फोकस करो, चारों ऑप्शन पे फोकस करो कि ये वाला आंसर क्यों नहीं हुआ और ये वाला आंसर सही है तो क्यों सही है, ठीक है। अगर आपने दूसरा लगाया था तो आपने दूसरा क्यों लगाया, आपके दिमाग में क्या चल रहा था, और ये वाला आंसर क्यों है। आप चारों ऑप्शन पर फोकस करो। जब आप चारों ऑप्शन के बारे में समझ जाएंगे ना, अच्छा ये था इसलिए है, ओके ये वाला इसलिए नहीं हुआ, तो आप ना उस क्वेश्चन के पीछे की पूरी हिस्ट्री समझ जाएंगे, अच्छा पूरा लॉजिक ही समझ जाएंगे, ओ ये बात थी। तो जब उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ गया ना पेपर में तो वो डेफिनेटली गलत नहीं होगा। और मैं ऐसा नहीं करती थी कि बस ठीक है सही हो गया तो सही हो गया, चलो ठीक है मुझे तो आता है, बाकी मैंने और ऑप्शन से कभी ध्यान नहीं दिया। तो प्लीज़ अब से आप जब भी क्वेश्चन करें तो आप इस चीज़ पे ध्यान दें। बायोलॉजी के भी बहुत क्वेश्चन आते हैं ना ऐसे कि हमें सेम से लगते हैं, ये भी सही है ये भी सही है, तो इस तरह दिमाग पे वो कर लो कि नहीं अच्छा ये इसलिए सही है और ये इसलिए सही नहीं है। अब से ध्यान रखना ना इस चीज़ पे। अब है NCERT ऑन फिंगर टिप्स, ठीक है। NCERT हमारी फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। अब हमें लगता है ऐसा नहीं है। एक बार क्या हुआ था मैं बताती हूँ, मैं क्वेश्चंस कर रही थी, ठीक है, बायोलॉजी का था, वो प्लांट है ना 11th वाले चैप्टर में, प्लांट वाला चैप्टर्स जो है उनमें से एक बहुत बोरिंग लगता है कि मेरे को तो लगता था। एक पेज था बहुत बोरिंग सा, कोई पिक्चर कोई डायग्राम नहीं, तो वो क्वेश्चन जब मैंने किया गलत हो गया था, मुझे लगता नहीं कहाँ से आया, मुझे ऐसा लगा कि नहीं कहाँ से आया है। और जब मैंने उस पेज को फिर रीड किया, मैं रिवाइज कर रही थी, एज इट इज़ वो लाइन जो क्वेश्चन में थी ना वहाँ पर थी, और बल्कि वो चैप्टर मैंने पहले कई बार पढ़ रखा था, पर वो ऐसा हो जाता है ना कि हमारा ध्यान नहीं जाता। बट सच में हमारी जो NCERT की बुक्स है ना उससे एज इट इज़ लाइन छपती है क्वेश्चंस में, होता है ऐसा। तो बायो की NCERT तो अच्छे से कर लो बिल्कुल ही, बट बहुत अच्छे माइंड से पढ़ा करो, जब इंटरेस्ट से लेके ना, और एक एक लाइन पे ध्यान देना है, एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाते हैं। प्लांट वाला अच्छे से कर लेना, ह्यूमन वाले चैप्टर्स जो है, ह्यूमन एनाटमी वाला जो भी पूरा है एंड के, उसमें से वो तो चलो आपको अच्छी लगती होगी, प्लांट वाली थोड़ी बोर हो जाता है, तो उसमें धीरे ध्यान करके वो भी कंप्लीट अच्छे से करना। और वो जो है क्या कहते हैं उसे, पूरा जिसमें मुझे याद ही नहीं आ रहा, हाँ प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम, दिमाग देखो कहाँ चल, प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम। अब उसमें इतने एग्जाम्पल्स हैं और क्वेश्चन बनाने वाले आराम से कहीं से भी उठा के दे देंगे, ठीक है, वो नहीं सोचते कि बच्चों को याद नहीं होता, और सच में ऐसे भूल जाते हैं। तो कई बुक्स में निमोनिक्स वगैरह आते हैं ना, आप उससे याद कर सकते हैं अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आते हैं, उससे वैसे मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आप वो भी अच्छे से कर लेना। और तो बायो का प्लीज़ NCERT पढ़ लिया करो, और जब क्वेश्चंस करो तो ऑप्शंस का 4 ऑप्शंस पे ध्यान देना है, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री के हमारे वो जो पीरियोडिक टेबल है, S ब्लॉक P ब्लॉक D ब्लॉक जो भी है, उधर से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और फिज़िक्स तो मुझे अच्छी लगती नहीं थी, अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो अच्छी बात है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। यही था मेरा जो मैंने 5 बातें अभी तक आपको बताई है कि सबसे पहले टाइम, एक
अच्छे मतलब सुइटेबल टाइम जो भी आपको लगे उस टाइम में पढ़ना है, पूरे पूरे दिन बुक लेके मत बैठो, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि डेली तीनों सब्जेक्ट पढ़ो, बट ये नहीं कि एक ही दिन में आप सब कुछ टफ पढ़ लो, नहीं। अगर आप फिजिक्स का एक टफ चैप्टर उठा रहे हो तो दोनों का आप ईजी उठा लो, या 2 सब्जेक्ट के टफ ले लो, एक का ईजी ले लो, जिससे हमारा माइंड भी थोड़ा रिलैक्स रहे, ओके। फिर तीसरी चीज़ मैंने कही थी कि जब आप MCQs कर रहे हैं, MCQs जब आप कर रहे हो तो चारों ऑप्शन को देखो। ये नहीं कि एक आपका आंसर सही हो गया तो ठीक है, पूरे 4 ऑप्शंस पे ध्यान देने कि ये वाला ऑप्शन क्यों सही नहीं हुआ और ये वाला ऑप्शन क्यों सही था, ठीक है। चौथा NCERT ऑन फिंगर टिप्स, ठीक है। अब अगर NCERT ना ऐसे नहीं पढ़ी जा रही है, क्योंकि मुझे पता है बहुत बोर हो जाती है, नींद आने लग जाती है थोड़ी थोड़ी देर के बाद, तो एक बुक आई है NCERT ऑन फिंगर टिप्स, अच्छी बुक है। मुझे जितने भी रिव्यूज़ आए हैं उसके, तो अच्छी बुक है। अगर आप लोग ऑर्डर कर, मतलब उसमें ऐसे है कि इंटरेस्टिंग वे में दे रखा है, तो अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन ऑर्डर फ्रॉम देयर, ओके, ठीक है। अब लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमारे एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। हमने जितनी भी रिवीजन कर ली, जितना भी पढ़ा है अच्छे से पढ़ा है, बहुत क्वेश्चंस करे हैं, आता भी है, बट एक प्रेशर जो रहता है ना उस टाइम पे कि हाँ अब इतने जो 100 क्वेश्चन हैं, ये जो 180 क्वेश्चन है हमें 2 घंटे 3 घंटे में करने हैं, अब हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हमें ना पूरे क्वेश्चन पेपर लो, टाइमर सेट करो, बिल्कुल सारी किताबें साइड करके टेबल चेयर पे बैठना है और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। OMR शीट भरो, फिर बाद में चेक करो, इवेलुएट करो, ठीक है। अब बात ये है कि क्वेश्चन कहाँ से लाओगे। क्वेश्चन की बहुत लास्ट पेपर की बुक आती है, मैंने 2 अच्छी बुक देखी हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। और एक बहुत बुक्स पे चलो क्वेश्चंस पेपर हैं वो अच्छी बात है, और मैंने एक और अच्छी जो एडुकार्ट अभ्यास ने वो बनाया ना, नीट सीरीज़ बनाई है अपनी पूरी, उसमें OMR शीट वो बिल्कुल अच्छे पेपर की तरह OMR शीट के साथ दे रहे हैं, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो आप ये ऑर्डर करो, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, इट्स नॉट टू मच कॉस्टली, बहुत सही रेट भी है, और आपको OMR शीट मिल रही है, 10 पेपर मिल रहे हैं, हफ्ते में 2 या 3 बार बैठ के करो, ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा। तो ये अच्छी सीरीज़ है, अगर आप ये ऑर्डर करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अब बात करते हैं जो 2 बुक्स की जिसमें लास्ट वीक पेपर्स हैं। फर्स्ट सुपर 10 मॉक टेस्ट है, इसमें पूरा NDA पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। और है दूसरी बुक है हमारी टारगेट पब्लिकेशंस की, ये भी NDA पैटर्न के अकॉर्डिंग इसमें भी पेपर्स हैं, तो आप ये भी ऑर्डर कर सकते हैं। रेट भी ज़्यादा नहीं, 200 के आपको 10 पेपर्स मिल जाएंगे। और अगर आप वो ऑर्डर कर रहे हैं ना, क्या कहते हैं, एडुकार्ट अभ्यास वाला, उसमें OMR शीट है, आप उसकी ना फोटो कॉपी करा के रख लीजिए, क्योंकि अभी आप बाद में नीट के लिए भी तो प्रिपेयर करोगे ना, उसमें भी आप क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो आप OMR शीट की फ़ोटो कॉपीज़ करा के रख लीजिए, जिससे कि आप और पेपर करेंगे तो आपको बस OMR शीट की प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो यही थी मेरी पूरी वीडियो, जितनी भी बातें मैंने बोली उस बातों का ध्यान रखिए, और अगर आप कुछ ऑर्डर करना हो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।